ओके। हेलो। गुड इवनिंग सभी को जय श्री श्याम। आप सभी का आपके श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। बिल्कुल जैसा कि आपको पता है कि आप अगर छत्तीसगढ़ प्री बीएड और प्री डीएलएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें आप बेहतर अंक अर्जित करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको स्पेशली प्री बीएड और प्री डीएलएड की ही क्लासेस चलेगी। बिल्कुल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्री बीएड और प्री डीएलएड की क्लासेस चल रही है 2025 की, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं और प्रॉपर तरीके से जो आपका सिलेबस है, जो आपका कह सकते हैं पैटर्न, उस पैटर्न के आधार पर आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप प्री बीएड और प्री डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं लाइव क्लास के साथ, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, प्रतिदिन इसकी क्लास लाइव होती है। आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, चाहे वो आपका कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास हो, हिंदी की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, एसएसटी की क्लास हो, सभी क्लासेस डेली आपकी होती है। अब आज जो हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। 30 नंबर का आता है, चाहे प्री बीएड हो चाहे प्री डीएलएड हो, 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अवृत्ति, शैक्षिक वृत्ति भी बोलते हैं या शिक्षण अभिरुचि भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। अब देखिए, जैसे अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या पता आगामी शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और प्री बीएड प्री डीएलएड में कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी करता है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कराया गया उसको देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। क्योंकि देखिए, आप एकदम फ्रेशर हैं, पहली बात प्री बीएड प्री डीएलएड आप करने जा रहे हैं, तो आपके लिए हिंदी तो आप पढ़ते हो, इंग्लिश भी आप पढ़ते हैं, रीजनिंग भी आप देखें, लेकिन ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। तो आपको अगर एकदम सरल तरीके से, नॉर्मल, जैसे हम लोग व्यवहारिक में बात करते हैं, वैसे अगर आपको सीखना है तो आप हमारे प्री बीएड प्री डीएलएड की क्लास के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट डेली लाइव क्लास चलती है। लाइव क्लास का पीडीएफ हो गया, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गया, फिर यहाँ से हम कह सकते हैं डाउट क्लासेस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज के आज 9170004499 या 8787045655 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और दूसरों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाए। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको ये जानकारी नहीं पता हो है कि आपके इंस्टीट्यूट पे प्री बीएड प्री डीएलएड की डेली क्लासेस हो रही है। डेली 5 घंटे आपको लाइव क्लास दिया जा रहा है। अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर सकते, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो आप अगर आपके घर में छोटे भाई बहन रिश्तेदार जो भी हैं, आपके दोस्त यार, तो आप उनको जरूर बताइए, ठीक है। बिल्कुल अभी का मैम हमने बताया ना, 500% आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेहतर क्वेश्चन लिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर उसका आंसर भी आप लोग साथ में हमारे साथ करते चलिएगा, ठीक है जी। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन को देखिए, कितना मजेदार क्वेश्चन है ना, ध्यान देखिएगा। क्या कह रहा है? स्टूडेंट शुड चूज द सब्जेक्ट। विद्यार्थियों को विषय का चुनाव करना चाहिए। जो बच्चे, उनको कैसे विषय का चुनाव करना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी विषय की उपयोगिता के आधार पे, मतलब सब्जेक्ट उपयोगी है या नहीं, इसके आधार पे विषय का चुनाव करें। अभिभावकों की इच्छा अनुसार, माता पिता कहेंगे बेटा साइंस लेना है तो साइंस करो, कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करना है कॉमर्स चूज करो। शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, मतलब टीचर जैसा आपको कहें, या उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार। देखिए आपको बता दे, ये शिक्षण अभिरुचि क्या है? शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि का मतलब क्या है? शिक्षण में आपकी कितनी रुचि है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो। तो आपको एज ए टीचर, अगर आप एक टीचर हैं तो आप बताएंगे विद्यार्थियों को विषय का चुनाव किसके आधार पे करना चाहिए? उनकी क्षमता, उनकी रुचि, क्योंकि पढ़ना बच्चों को है। अगर पेरेंट्स कहते हैं बेटा साइंस ले लो, मैथ ले लो, कॉमर्स ले लो, तो पेरेंट्स थोड़ी पढ़ेंगे, बच्चा पढ़ेगा ना। ये जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों पे सब्जेक्ट थोपते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। कि अब माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरी बेटी डॉक्टर बने, उसकी पसंद बहुत जरूरी, बच्चों की पसंद बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार हमें क्या करना है? सब्जेक्ट का चुनाव करना। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया मोनी जी, माधुरी जी करेक्ट है, शुभम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इफ स्टूडेंट इज कॉन्स्टिटेशनली लेट टू द स्कूल। अरे भाई ये क्वेश्चन कितना अच्छा है ना। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, यानी देर से आता है, कांस्टेंट मतलब लगातार लेट से आता है, तो उसके अभिभावकों से आप शिकायत करेंगे।
इसके कारणों का आप पता लगाएंगे, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे या सभी छात्रों के सामने से दंडित करेंगे। अगर हमारे साथ कोई भी कमी अधिकता होती है या बच्चा अगर कोई मिसबिहेव करता है, आपके द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को याद करके नहीं आता, होमवर्क नहीं करता, अगर लगातार अगर कोई बच्चा कुछ अलग एक्टिविटी कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, माता पिता के पास तो आप बाद में जाओगे, आप शिक्षक हो, आप ही करता धरता हो। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी क्या ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चा ऐसा करता क्यों है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि बच्चा ऐसा करता क्यों है, आपको कारण जानना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी कि आखिर बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसके कारणों का पता लगाएंगे, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निदान करेंगे। क्या करेंगे, अगर बच्चा ऐसा करता है तब हम उसका निदानात्मक परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण, यानी बच्चा ऐसा कर रहा है, निदान का मतलब ही कारण होगा, आप जानते रहिएगा दो बातें होती हैं, एक निदान होता है, यानी निदान मतलब सिर्फ कारण जाना और कुछ नहीं, केवल और केवल कारण जाना। डॉक्टर के पास आप निदान के लिए जाते हैं तो वो कारण बताते हैं, और निदान के बाद क्या होता है, उपचार। निदान के बाद क्या होता है, उपचार, यानी पहले डायग्नोसिस होता है और उसके बाद रेमेडियल होता है। उपचार मतलब इसी कारण का क्या करेंगे हम लोग, निवारण करेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहले निदान होता है फिर उपचार होता है। इतनी बातें समझ में आ गई जी, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या, आधुनिक सिनेमा, आधुनिक सिनेमा जो आप देख रहे हैं मूवी हॉल, ठीक है, अलग अलग, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रोवाइड करता है, बताइएगा भाई, घर से पलायन करने में। क्या अगर बच्चे मूवी देखने जाते हैं आजकल, तो वो जो मूवी है बच्चों को घर से भागने के लिए कह सकते हैं एक तरह से मोटिवेट करता है, ऐसा है क्या, बताइएगा आप लोग। दिवा स्वप्नों में रत रहने, बच्चे मूवी देख के आते तो दिन में ही सपने देखने लगते हैं, ऐसा कुछ है। रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, आधुनिक सिनेमा का रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, अभिनेताओं जैसा दिखने में। अब मुझे बताइए, होल्ड रखिए भाई, होल्ड रखिए, धैर्य बहुत जरूरी है। अगर जिस दिन आप समझ गए कि धैर्य रखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। ध्यान सुनिएगा, सब लोग सी बता रहे हैं, ओके, जानवी जी, जय श्री श्याम, आपको भी, खिरोज जी भी, गौरी जी, घनश्याम जी, जल कुंवर जी, सुनिए मेरी बात जरा ध्यान से आप लोग, एक सेकेंड। क्या आजकल जो मूवी हॉल है उसको देख के बच्चे घर से भाग नहीं रहे हैं, हाँ या ना। ये देखिए, ये क्लास सिर्फ ऐसा नहीं हम पढ़े आप चले, हमारे आपके बीच यहाँ पे कह सकते हैं इंटरेक्शन भी हो रहा है, अंतःक्रिया भी हो रही है, ध्यान रखिएगा। क्या बच्चे घर से पलायन नहीं कर रहे हैं आजकल मूवी देख के, बिल्कुल। दिवा सपने में मूवी देख के आते हैं, जैसे होता है ना कि अगर मार धाड़ वाली मूवी होती है तो घर पे आते हैं, या जैसे देश प्रेम से रिलेटेड मूवी होता है ना, घर पे आते हैं, मैं भी सेना में भर्ती होऊंगा, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, कुछ दिन चलता है ये, दिन में ही सपने देखना, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, वो भी होता है। आधुनिक सिनेमा घरों के रचनात्मक, अगर मान लीजिए कोई ऐसी मूवी है, जैसे अगर जैसे होता है ना मंगल वाली मूवी थी ना, मिशन मंगल वगैरह, ठीक है, तो वो सब मूवी क्या है, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में मदद करती है। और अभिनय, बिल्कुल मूवी में देख के आई, अगर कोई एक्ट्रेस को देख लीजिए, कोई एक्टर को देख लीजिए, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी ऐसे चलूंगा, तो ये चारों हो जाएगा ना, ठीक है। नहीं, यहाँ पैडागोजी की बात ही नहीं हो रही है मोनी जी। आधुनिक सिनेमा, अगर सिंपल सी बात है, मूवी हॉल आपके लिए अच्छा भी है खराब भी है, और आधुनिक सिनेमा घर कैसा ही आपको तो मुझे लग रहा है मेरे से अच्छे आपको पता होगा, ठीक है। मैं व्यापम ने सी लिया है, अगर व्यापम सी लेता, देखिए आप लोग इतने समझदार हैं, अगर ये क्वेश्चन आता आप लोग कुछ ना बोलते, एक्सेप्ट सी सब लग रहा है बिल्कुल, आधुनिक मूवी घर ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, ऑल का ऑप्शन दे, बिल्कुल। तो आपको अच्छा ये बताइए, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रश्न विलोपित होना चाहिए, यही चीज, यही तो मनोविज्ञान है, यही रट क्यों रहे हो आप लोग सीखिए। अगर कुछ गलत है तो आप व्यापक को बोल सकते हो, देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये बिल्कुल सामने दिखता है, विलोपित करा देते, प्रीति मैम विलोपित करा देते ना, ये प्रश्न विलोपित है ठीक है, ये आपका प्रश्न क्या है, स्टार बना है, दैट मीन्स ये विलोपित है, सम कॉमन सी बात है, विलोपित वाला प्रश्न है। अगर किसी को पलायन वाली बात याद आई, मेरा दोस्त था मूवी देखने गया था फिर वो घर से भाग गया, वो तो टीका आग ए करके चलाएगा। फिर कोई कहेगा मेरी भी एक फ्रेंड थी,
वो किसी एक्ट्रेस को देख ली थी, वो भी वैसा बनने लगी, तो कोई ऑप्शन डी, तो सब अलग अलग लगाएंगे ना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया? ये प्रश्न क्या है, विलोपित है। अगर एक और ऑप्शन होता तो यहाँ पे आप कह देते सब। अगर देखा जाए इसका आंसर, अगर आप पूछिए इसका होना क्या चाहिए, तो सभी सही है, सभी सही है। ठीक है, क्लियर है? अगर यही पे कह देता कि आधुनिक सिनेमा की जगह कह देता कुछ स्कूल से रिलेटेड, कोई इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तब आप कहते कि रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में। समझ में आया जी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ये शिक्षा अभिरुचि है, एक आध दो प्रश्न तो आप लोगों की शिक्षक भर्ती में भी छटक के चले आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, इसीलिए कह रहे हैं अगर आप प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड बड़ा मायने रखता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रॉपर सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड, ऐसा नहीं कि शिक्षक भर्ती का उसमें ऐड कर दिया जाएगा या सीजी टेट का ऐड कर दिया जाएगा, सी टेट का ऐड कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है, क्या करें, कक्षा कक्ष में संचार। ठीक है, जैसे हमारे आपके बीच संचार किस पर निर्भर कर रहा है, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता, हम आपको बता रहे करेक्टली वो है, या विषय की कठिनाई, जो सब्जेक्ट उसकी कठिनाई है, विद्यार्थियों की योग्यता या अंतःक्रिया। देखिए, अगर क्लास इंटरेक्टिव है, यानी कि ऑन द क्लासरूम इंटरेक्शन, अगर क्लास के में क्या है, अंतःक्रिया हो रही है, दैट मीन्स आपका कम्युनिकेशन क्या बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती में भी आया है, हूबहू नहीं आया था लेकिन कुछ मिक्स करके आया था। बात समझ में आई रामा जी? जी, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अध्यापक की योग्यता, ध्यान सुनिएगा, अध्यापक की योग्यता और व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता है। बिल्कुल, यहाँ पे आप, अच्छा क्वेश्चन है, आप फंसेंगे नहीं, मुझे इतना उम्मीद है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सैल पटेल जी, ये सीजी, अगर सैल पटेल जी कह रहे हैं मैम ये सीजी शिक्षक भर्ती में काम आएगा, सैल पटेल जी हम आपको लिख के बता रहे हैं 99.99% है, हो सकता है इसमें से कोई और एक आध क्वेश्चन आपको छप जाए, बट एक्सप्लेनेशन बहुत मायने रखता है। ठीक है, अरे भाई, एक टीचर को कौन जानता है सबसे सबसे अच्छा, एक शिक्षक को उनका छात्र ही जान सकता है। ठीक है, उनके प्रधानाध्यापक नहीं, उनके छात्र नहीं, समाज के संभ्रांत लोग, ठीक है, एलाइट पीपुल ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल नहीं, विशेष विद्वान नहीं, उनके छात्र द्वारा। किसके छात्र? एक शिक्षक की पहचान उनके छात्रों से होती है, अगर छात्र नहीं तो शिक्षक नहीं, इतना याद रखिएगा, अगर आप नहीं तो हम नहीं, सीधी सी बात है, सीधा सीधा जानिएगा। अगला प्रश्न है क्या, इट इज नेसेसरी टू गिव द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट टू द पेरेंट। और हम आपको एक बात बता दें, अगर आप क्लास ले रहे हो तो जब हम कोई क्वेश्चन आपको कराते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन माइंड में लाते हैं कि नहीं आप लोग? अगर एक्सप्लेनेशन माइंड में कॉन्सेप्ट को नहीं लाएंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं क्लास करने का, ये वो कॉन्सेप्ट लाना बहुत जरूरी है। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, सही है गलत है क्या। अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है, अच्छा मेरा बच्चा कमजोर है तो चलो इसके लिए बढ़िया ट्यूशन लगा देते हैं। इससे बच्चों में डर बना रहता है, बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं, बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं सकते, चिल्ड्रन कैन नॉट गिव, नहीं दे सकते, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टू द पेरेंट। तो देखिए बच्चों की प्रगति के बारे में अभिभावकों को कह सकते हैं जानकारी देना आवश्यक है। जैसे आपको बताया है, शिक्षक का कर्तव्य अगर बात करें, ध्यान सुनिएगा मोनी जी, सभी जी ध्यान सुनिएगा, ठीक है घनश्याम जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें धारा 24 है, धारा 24, ठीक है, धारा क्या है 24, धारा 24 में आता है शिक्षकों के कर्तव्य, क्या आता है, शिक्षकों के कर्तव्य। तो शिक्षक का एक कर्तव्य है कि वह माता पिता से भी कन्वर्जेशन, संवाद करे। अब माता पिता से संवाद किसके विषय में करेंगे, उनके बच्चों के विषय में। तो अभिभावकों को जानकारी देना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट, इट इनेबल्स पेरेंट टू नो द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्योंकि माता पिता का हक है भाई कि उनको जानना, और नहीं जानते तो जबरदस्ती उनको जनवाइए कि देखिए आपका बच्चा कैसा है, ठीक है, अच्छा है तो भी और अच्छा नहीं है तो भी, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा तो कहीं गलती घर पे कुछ हो सकती है, वो जानना बहुत जरूरी है।
आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बताइए आप सभी कह सकते हैं कि जितने एस्पिरेंट हैं आप लोग बताइए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ठीक है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन? शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी, इसलिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सच सच बोलिएगा, ठीक है? छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, सिर्फ मानसिक योग्यता का विकास। एक बच्चे में केवल मानसिक योग्यता नहीं होती, शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संवेगात्मक योग्यता, अलग अलग योग्यता होती है। छात्रों को कुशल साक्षर बनाने मतलब पढ़ लिख जाए, पढ़ा लिखा बनाने के लिए, या बालकों का संपूर्ण विकास। एक सेंटेंस सब पे भारी, ठीक है? कहते हैं ना, एक सेंटेंस बड़े बड़े ऑप्शंस पे भारी हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या? बालकों का संपूर्ण विकास करना। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों के मन में आ रहा है कि ये शिक्षा ग्रहण करने का मतलब क्या है? नौकरी, ठीक है? चलिए, मन में तो ऐसे ही चल रहा होगा, है कि नहीं? भुवनेश्वर जी बताइएगा सही सही आप लोग। हम्म, फिर हल तो जब के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल अन्नपूर्णा मैम, सच्चाई, सच बोलने में क्या ही बुराई, ठीक है? सच बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए, ओके? सच बोलो, बुरा अच्छा तो बाद में देखा जाएगा, पहले सच बोलो, ठीक है जी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये भी तो है, लेकिन मेन काम तो हमारी क्या है? बच्चों का संपूर्ण विकास करना। आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। इस कथन का क्या असर है बताइएगा? बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, बताइए? बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उनके कंधे मजबूत हो सके, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, या बच्चों पर कम भार रखना चाहिए? बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना? क्या बात है, बढ़िया शुभम जी, बहुत बढ़िया। गायत्री जी करेक्ट है, पूर्णिमा जी, सोनिया जी, बेहतर, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है? आप सब लोग इतना बढ़िया आंसर कर रहे हैं कि अगर अभी आप लोगों को 2025 का प्री डीलेट का एग्जाम करा दे टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो 27-28 प्लस आप लोग जरूर रहेंगे, इतना हम दावे के साथ कर सकते हैं। बच्चों के समुचित विकास पर क्या करेंगे हम लोग? ध्यान देंगे, यानी चिल्ड्रन शुड बी गिवन फिजिकल ट्रेनिंग इन स्कूल। क्लियर है सबको जी? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे। अभी और मजेदार क्वेश्चन है ललिता मैम, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, धीरे धीरे देखते चलिए, ठीक? कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, वही वाली कंडीशन यहाँ पे चल रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग ध्यान से। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको देनी है। जी, अगर इस 9 का आप क्या कर रहे हैं? 9 का 1, माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त हैं। महिला मतलब प्राइमरी स्तर पे महिलाओं को शिक्षिका बनाना चाहिए। कोई जेंडर बायसनेस मत यहाँ पे करिएगा। वे बच्चों के साथ धैर्य पूर्वक और प्यार से काम करती हैं। उनके पास अन्य व्यवसाय के लिए कम अवसर है, इसलिए उनको शिक्षिका बनना है। वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है, ऐसा नहीं भाई, इक्वल चाहिए, ठीक है? प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा कहा जाता है जैसे जाहिर सी बात है, ध्यान रखिएगा। हाँ, आप शुभम जी भी करा देंगे, ठीक है? जैसे कि आपको बता दें, जो फीमेल की बात करते हैं, महिला शिक्षक की बात करते हैं, छोटे बच्चों की बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि महिला शिक्षक है तो बच्चों का केयर करना, ये सारी चीजें वो समझती हैं। तो बच्चों, क्योंकि एक होता है ना कि जब बच्चों को तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चों के साथ ज्यादा समय माँ व्यतीत करती है। अब इसको किसी निगेटिव वे में मत लीजिएगा। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो बच्चों के साथ धैर्य पूर्वक और प्यार से काम करती है। बच्चे कितना भी परेशान करने, कूटेंगी नहीं जल्दी वो, ठीक है? थोड़ा टाइम लगा के। तो इसलिए ऑप्शन हमारा अगर चार हम देखें तो ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और आपको जो लोग प्री बीएड प्री डीलेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें, जैसे आज का टाइम क्या है, अभी आज आपका कह सकते हैं 23 जनवरी है, ठीक है? मान लो जनवरी तो चला गया, ठीक है? या आज की डेट से ले लीजिए 23 जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास पूरा प्रॉपर 4 महीना है। 22 मई को आपका एग्जाम है आंतरिक, ठीक है। बीएड है तो डीएलएड है तो दोनों के लिए 22 मई को आपका एग्जाम है। अगर टाइम देखें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरा आपके पास 4 महीना है, और 4 महीने में आप तो एकदम तूफान मचा देंगे, ठीक है। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किया जा सकता है, बताइएगा। सुबह की प्रार्थना द्वारा, सुबह जो प्रार्थना कराते हैं हम, उससे उनको नैतिक मूल्य उनके अंदर ला सकते हैं। नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर, पता है ये ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन सीटेड में भी आते हैं ना, तो उसमें एक ऑप्शन रहता था नैतिक मुद्दों पे बच्चों को शामिल करके, आंसर होता था क्या, नैतिक मुद्दों में बच्चों को शामिल करके। अब यहाँ क्या होगा आप देखिएगा, सुबह की प्रार्थना द्वारा नैतिक मूल्यों पर आप व्याख्यान देंगे, पाठ्यक्रम के साथ संबंध करके, मतलब जो आप पढ़ा रहे उसमें नैतिक मूल्य इंक्लूड कर दीजिए, या महान व्यक्तियों की जीवन गाथा गाकर। ऐसे ही प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती में टेट वगैरह में आते हैं, तो उसमें क्या ऑप्शन रहता था कि नैतिक मूल्यों में बच्चों को शामिल करके, नैतिक मूल्य से संबंधित जो मुद्दे हैं उनमें बच्चों को शामिल करके, कि बच्चों को भी सहमति लिया जाए, बच्चों को भी जानकारी दिया। बट यहाँ अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आप जो पढ़ा रहे हैं अगर उसी में बच्चों को नैतिक मूल्य इंक्लूड कर देंगे, जैसे आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में जैसे कोई कहानी हो गई, उसमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई छोटा व्यक्ति, आपको उनके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे उनके साथ बोलना चाहिए, किस तरह उनको सम्मान देना चाहिए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और व्याख्यान देना निगेटिव होता है, व्याख्यान का मतलब समझते हैं, हम आपको सुना के चले जाए, आपको समझ में आए ना आए आपके ऊपर है, ठीक है। लेक्चर में क्या होता है, लेक्चरर में यही होता है ना कि अगर आप एक लेक्चरर बनते हैं तो क्योंकि आप बच्चों को लेक्चर देने जा रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी उस विषय में ज्ञान है, आप लेक्चर दे के चले गए, ठीक है। जो लेक्चरर होता है यानी जो व्याख्यान विधि, एक बात को समझ लीजिए, व्याख्यान विधि भी होता है शिक्षण की एक विधि, एक नीरस विधि है, जिसमें बोलने वाला तो बोल के चला जाता है, लेकिन जो श्रोता होता है वो इनएक्टिव रूप से अक्रिय रूप से बैठा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन। अगर आसपास आपके बुराइयां हैं, तो अगर आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम साधन क्या है, आप छात्रों से संपर्क करेंगे, सर्वोत्तम साधन। कितने छात्रों से संपर्क करेंगे भाई, अभिभावकों से संपर्क करेंगे, या सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे, यानी सर्वे करेंगे, या पुस्तक अध्ययन। देखिए आपको सर्वे किया जाता है, सर्वे के दौरान पता चलता है ना कि इतने प्रतिशत बच्चे इन कार्यों में लीन है, या वहां पे ये कार्य होता है, अच्छे कार्य, बुरे कार्य, जो भी चीजें हैं। तो अगर आप सोचे ध्यान से कि छात्र संपर्क करेंगे, तो समाज में बुराई उपस्थित है, छात्र से क्यों संपर्क करेंगे, क्योंकि छात्र में भी बुराई कौन लाया होगा, समाज लाया होगा। बच्चे बुरे नहीं होते, बच्चे तो बुरा सीखते हैं, बड़े उनको बुरा सिखाते हैं, ठीक है। अभिभावक को संपर्क करके नहीं, क्या होगा, सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा, यानी सोशल सर्वे के द्वारा, किसके द्वारा, सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना राधा जी? जी। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है। एक टीचर अपने बच्चों के साथ कैसे मधुर संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी हाउ डज अ टीचर स्टेबलाइज अ गुड रिलेशनशिप विथ हिज स्टूडेंट, ऑलवेज मेकिंग देम लाफ, उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, अच्छा ठीक है। कीपिंग प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम देम, उनसे दूरी बना करके, दूरी, देखिए दूरियां बनाने से और दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। डायग्नोसिंग देयर प्रॉब्लम्स आफ्टर लिसनिंग टू देम, उनकी समस्या को सुनने के बाद उनका निदान करना। एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो सबसे पहले बच्चों को सुने भाई, जगत में सुनने वाले कम है, सुनाने वाले ज्यादा होते हैं। एज अ टीचर आपको ध्यान रखना है, आप अगर शिक्षक बनते हैं तो आप बच्चों को सबसे पहले सुनिएगा। और सुनने का मतलब क्या है कि अगर सुनते हैं तो उनको जो भी प्रॉब्लम आप उसका क्या करिए, निदान करिए। छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर नहीं, मित्रता तो सेकेंडरी है, मित्रता से भी बड़ी चीज हो जाएगी। अगर आप ये कर लेंगे तो यही आप एक अच्छे मित्र बन जाएंगे, क्योंकि मित्र जो होते हैं वो अपने मित्र को सुनते हैं, उनकी परेशानी को सुनते हैं, उनकी परेशानी को हल करते हैं, एक अच्छे मित्र होते हैं। देखिए मित्र हर कोई नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन मजेदार है, आज ये क्वेश्चन रिंकू जी आपको फंसा सकता है, ध्यान सुनिएगा। सोनिया जी ये प्रश्न, व्हाट इज टीचिंग, एक स्किल है, स्किल तरीका, बिल्कुल। आपको कौन सा शिक्षण विधि यूज करना है, कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री यूज करना है,
कौशल है और किस वे में यूज करना है, तो एन आर्ट हो गया, या एक एक्शन ओनली है, या एक तपस्या है। सोच समझकर उत्तर। सब लोगों ने, शिक्षण एक कौशल है, कला नहीं है। टीचिंग एक आर्ट नहीं है। अरे भाई, आप क्लास में जाते हो, बच्चों के मन को पढ़ लेते हो, बच्चे को क्या चाहिए उस तरीके से उसको समझ कर उस वे में आप प्रस्तुत करते हो, तो कला नहीं हुआ? क्या टीचिंग एक आर्ट नहीं है? क्या लगता है? ए, पुनेश्वर जी ए बता रहे, सरिता जी, मोस्ट लोग ये जा रहे हैं, क्यों एक कला नहीं है? मोनी जी बताइए, क्यों शिक्षण एक कला नहीं है? हाँ, देखिए यही है ना, इंटरेक्शन के बाद आप समझ जाते हो कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। नहीं, ये क्रिया नहीं, देखिए क्रिया मात्र बोल दिया, निगेटिव हो गया। तपस्या नहीं है, ठीक है, तपस्या होता था बाद में, ठीक है, होता है मैं, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। नहीं, देखिए अगर आप पढ़ेंगे ना, शिक्षण एक कौशल भी और शिक्षण एक आर्ट भी है, दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है, दोनों होगा। जानते रहेगा, किसी एक को आप मेजोरिटी प्रायोरिटी नहीं दे सकते, सो दैट्स वाई ये प्रश्न हो गया क्या, विलोपित। ठीक है, स्टार बना लीजिए, ये हो गया प्रश्न विलोपित। एक ऑप्शन और देना चाहिए यहाँ पे, बोथ, ए और बी दोनों, ऐसा बोलना चाहिए। तो शिक्षक, बाकी आप जानते रहिएगा, मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, कौशल भी दे दिया और यहाँ 3 ऑप्शन कुछ और दे दिया, या एक कला दे के 3 ऑप्शन कुछ और दे दिया, तो शिक्षण एक कला भी है, एक स्किल भी है कि कैसे आपको बच्चों को मैटर देना है और किस तरीके से देना है, वो एक कला आर्ट है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारा क्या होगा, सही होगा 13 का। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा, ये प्रश्न आपको फंसा सकता है। इस प्रश्न में हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपको सच में फंसा सकता है, लेकिन आप फंसिएगा मत, हम तो यही चाहते हैं। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा, यानी बाय द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स, ठीक है, या उनके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा, ठीक है, बाय दियर कह सकते हैं कॉन्करेंट एंड हायर ऑफिसर्स, या समाज द्वारा, या उनके शिक्षार्थियों के द्वारा। सोच लीजिएगा, शिक्षकों का मूल्यांकन है कि डी ऑप्शन। चलिए, ओके, बाय स्टूडेंट, लगा ही था मुझे, बाकी आप लोग आंसर करते चलिएगा जी, ठीक है। व्यापम ने ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा पूछा गया, आप जानते रहिएगा, व्यापम द्वारा, व्यापक, व्यापम द्वारा पूछा गया, ठीक है, और लेटेस्ट में 2023 में ही पूछा गया ये। तो जो व्यापम ने आंसर लिया है वही लेके चलिएगा। अब सुनिएगा कारण क्या, ध्यान सुनिएगा, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए। देखिए एक शिक्षक है, तो आपको पता है कि समाज में शिक्षा को कौन आगे बढ़ाता है, एक शिक्षक ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। समाज में शिक्षक को आगे कौन पढ़ाता है, क्योंकि स्टूडेंट टीचर का आईना होते हैं, वही तो बताते हैं कि टीचर स्टूडेंट के सीखने में कितना सफल हुए। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो टीचर का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, सिर्फ क्या क्लास से रिलेटेड ही होगा क्या, उसके अलावा भी नहीं हो सकता। अगर थोड़ा सा समझिए, तो बिल्कुल एक शिक्षक का मूल्यांकन उनके शिक्षार्थी द्वारा होना चाहिए, क्योंकि टीचर को, अगर एक ऐसा प्रश्न रहता है यहाँ पे भी कि एक शिक्षक को बेहतर कौन समझता है, तो उनके छात्र ही समझते हैं। एक शिक्षक को बेहतर कौन समझता है, उनके छात्र ही समझते हैं। बट यहाँ पे शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए, तो इसका जो आंसर लिया गया है वो है समाज द्वारा, ठीक है, इसका जो आंसर लिया गया वो समाज द्वारा लिया गया। तो जानते रहिएगा इस बात को, ठीक है। आएगा घनश्याम जी, आएगा, टाइम लगेगा, यही टाइम आपको है सीखने का। नहीं, विलोपित नहीं है, विलोपित नहीं है, ठीक है। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए, समाज द्वारा होना चाहिए। अब देखिए ऐसा भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समाज में सब आते हैं। अगर समाज में देखिए उनके शिक्षार्थी भी आते हैं, माता पिता भी आते हैं, लेकिन टीचर को बेहतर कौन समझता है, उनके शिक्षार्थी ही समझते हैं। बट आंसर आपका ऑप्शन सी लिया गया, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा देखिए, जैसे ललिता मैम ने कहा ऐसा क्यों है, तो हम आपको फिर से वही बात बता रहे हैं
कि शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए। एक टीचर है, ठीक है, टीचर को बेस्ट तरीके से कौन जानता है, उनके शिक्षार्थी जानते हैं। लेकिन एक टीचर का समाज में एक स्थान भी होता है, एक टीचर की एक वैल्यू होती है, समाज द्वारा भी टीचर की पहचान होती है। तो ऐसा यहाँ पे समाज द्वारा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि समाज में सब कुछ आ जाएगा, अधिकारी, समवर्ती, उच्च अधिकारी, शिक्षा सब आ जाएगा, ठीक है, बात समझिए। अब ऐसा भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मूल्यांकन की बात करें यहाँ पे, मूल्यांकन तो जैसे आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप टीचर बनेंगे। तो आपके टेट पेपर और शिक्षक भर्ती का पेपर क्या उन आपके मतलब जो बच्चे पढ़ेंगे वो आएंगे करने क्या, वो भी शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा, वो भी तो इसमें होगा ना। आपको बीच बीच में सर्वे कराया जाएगा, बीच बीच में आपको कह सकते हैं सरकार द्वारा जो योजना चलाई जाती है उसमें भी आपको भाग लेना पड़ता है, बहुत सारे काम कराए जाते हैं, तो वो सब आपके समाज में आ जाता है। इस वजह से यहाँ पे समाज लिया गया, ठीक है। व्यापम ने यही लिया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या लगाना वहां पे, समाज द्वारा। और अगर व्यापम ने आंसर चेंज किया तो आप विथ प्रूफ दिखा सकते हैं, देखिए आप ही ने तो लिया है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसलिए हम आपको बता देते हैं कोई भी क्वेश्चन, कभी कभी देखिए व्यापम, आप जानते हैं व्यापम द्वारा कभी कभी कुछ ऐसे आंसर भी लिए गए जो सच में सही नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं हाँ ये आज का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये आप लोग के साथ होता ही होगा, ठीक है, हमारे साथ आपके साथ कॉमन है। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है, मान लीजिए आप घर से निकले, बगल में पड़ोस में राजनीतिक बहस हो रही है, कोई कह रहा है ये पार्टी, कोई कह रहा है वो पार्टी, कोई कह रहा है ये नेता, कोई कह रहा है वो नेता अच्छे हैं, कोई कह रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह बात हो रही है। तब आप क्या करेंगे, आप एक शिक्षक हैं, आप मतलब यहाँ शिक्षक हैं, ठीक है, अभी आप शिक्षक हैं, सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आनंद लेंगे कि आपसे में लोग झगड़ रहे हैं तो हम आनंद लें, ठीक है, किसी एक पक्ष की ओर रहेंगे, आप किसी एक पार्टी की तरफ लेंगे, या ध्यान ही नहीं देंगे, क्या करेंगे। जी, सबके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है जी। मोस्टली लोग तो, अगर जिनको इससे लेना देना नहीं है पार्टी से, तो आनंद ही लेंगे जी। मोदी जी, मुझे लगा ही था, ठीक है। लेकिन एज अ टीचर, अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर कहीं ऐसी बात चल रही है, हो सकता है वो लोग जो आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं जिस चीज पे, तो आप जाके वहां पे उस मुद्दे में आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे, ठीक है। दो लोगों के बीच बात होती है, तीसरा जाता है तो और बात बढ़ जाती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप एक टीचर हैं, आपको पता है क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, हम कैसे चीजों को मैनेज करें कि बात भी ना मतलब लोगों के बीच झगड़ा भी ना हो, बात बन जाए, ठीक है। तो आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अब सक्रिय रूप से भाग लेने का मतलब है, वहां जो बहस चल रही, राजनीतिक बहस, उसमें क्या सही क्या गलत है, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक जो कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कोई और भी प्रोफेशन नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आनंद लेने वाले भी बहुत है, सच्चाई तो यही है, राजनीतिक कहीं बहस हो रही हो तो बस क्या होता है, हम जाएंगे उसमें इन्वॉल्व होंगे, हम अपनी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, ठीक है, हम अपना सुनेंगे, आपका नहीं सुनेंगे, ऐसा ही होता है कभी। इसलिए किसी पार्टी से ज्यादा कुछ सोचिए मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, अधिकतर लोग तो आनंद ही लेते हैं झगड़ा होता है तो लोग बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही मानव प्रवृत्ति, क्या किया जाए। एक अध्यापक के रूप में, जैसे ऐसा भी होता है, हमने देखा हुआ है, ठीक है। अविका जी ध्यान सुनिएगा, स्वाति जी ध्यान सुनिएगा, आप बहुत सारे लोग ऐसे जा रहे हैं और तब से एक जेसीबी है वो गड्ढा खोद रहा है, सब काम धाम छोड़ के खड़े होके देख रहे हैं कैसे गड्ढा खोद रहा है, ठीक है, कैसे मिट्टी निकाला जा रहा है, कैसे डाला जा रहा है, इतना सब लोग खाली हैं कि खड़े होके आराम से ये देखेंगे। इसमें लोगों को क्या मजा आता होगा, भगवान ही जाने, ठीक है। जी चित्रलेखा जी, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे, बताइए। तो जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, आप जहां जहां पढ़ाएंगे, आप पढ़ा के आएंगे 3 बजे 4 बजे घर पे थक के, तो फिर शाम को आप क्या करेंगे, बताइए। देखिए आपके आज के क्वेश्चन कितने अच्छे हैं ना, ये सब मन के भाव हैं, लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, राजनीतिक चर्चा करने में बैठेंगे, इतना अच्छा, जिनको राजनीति में अच्छा लगेगा वो तो करेंगे ही, मनोरंजन कार्य में करेंगे, या धन प्राप्ति के अन्य कार्य में आप सोचेंगे
सरकारी नौकरी होगी, अब और कुछ करें, ठीक है। धन प्राप्ति के अन्य कार्य में आप रहेंगी, हो सकता है प्राइवेट ट्यूशन आप कराएं, ठीक है, या सामाजिक कार्य में। बताइए, मनोविज्ञान तो आपको पता है, सोशल वर्क जी। ऑप्शन डी मंजूलता जी ने भी बताया हुआ है। ओके जी, मनोरंजन करेंगे, लेकिन आंसर जी। ठीक है, क्या होता है आजकल, क्या होगा आजकल, टीचर है थक हार के आए हैं और बैठ जाएंगे, रील्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो मनोरंजन का काम है, ठीक है। तो सामाजिक कार्य, अब देखिए सामाजिक कार्य में बहुत सारी चीजें आ जाती है सोशल वर्क में, ठीक है। सामाजिक कार्य में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो आप उसमें आप पसंद करेंगे, आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक शिक्षक है, शिक्षक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो सब नहीं वही शिक्षक है। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, मतलब विजुअल और ऑडियो, मतलब दृश्य सामग्री और श्रव्य, टीवी हो गया एग्जांपल ले सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री उपयोग करना चाहिए, क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती, इसलिए देख कर सुनकर बच्चे, तो जाहिर सी बात है ये उनके ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड है, ठीक है। छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करता है। अगर आप बच्चों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, अगर आप बुक से पढ़ा रहे हैं, ऐसे ओरल पढ़ा रहे हैं, तो आप श्रव्य दृश्य सामग्री यूज करिए, बच्चे का ध्यान ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाएगा। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, बिल्कुल ये भी होता है। तो सरकारी उत्तर जी, रिंकू जी, पिंकी जी, सरकारी उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, सबका आंसर क्या है, करेक्ट है, उपरोक्त सभी, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया, ये जो क्लास है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोग इस क्लास को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए, ये हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मानिए चाहे न मानिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्योंकि हमने देखा हुआ है प्रीवियस में, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं आपके, ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक सृजनात्मक चिंतन विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, कीप एन ओपन एनवायरनमेंट, छात्रों को नियंत्रित, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, देखिए परंपराएं रूढ़िवादिता है, ये सब निगेटिव है। कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें, कदम कदम पर सही दिशा प्रदान करेंगे तो बच्चा आप पे निर्भर हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन। देखिए, अगर आप सृजनात्मक, देखिए आप सुन लीजिए, यहाँ पे ये है सृजनात्मक चिंतन, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सृजनात्मक चिंतन इसको बोलते हैं क्या, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसको बोलते हैं अपसारी चिंतन, ठीक है। एक ही समस्या को कई तरह से आप हल करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो जैसे दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, सुन लीजिएगा आप लोग, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है, ध्यान सुनिएगा, एक मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है और एक बद्ध अंत वाला प्रश्न, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे बोले 2+2 कितना होता है, या हम कहें 2+2 4 होता है, तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है कि बद्ध अंत वाला प्रश्न है, ये कह सकते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चंस है या क्लोज इंडेड क्वेश्चंस है। 2+2 4 होता है, ये कौन सा प्रश्न होगा, ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है कि बद्ध अंत वाला प्रश्न है, बंद वाला, ठीक है, बंद, बिल्कुल। अगर हम कह रहे हैं 2+2, आपका 2+2 4 होता है, तो एकदम रटा रटा है, ये बद्ध अंत वाला है। इसको यहाँ पे 2+2 बराबर 4 होता है, इसका उत्तर बच्चा किस चिंतन से देगा, जानते रहेगा, अभिसारी चिंतन से। कैसे प्रश्न का उत्तर देगा बच्चा, अभिसारी चिंतन से। बद्ध अंत वाला प्रश्न में हम अभिसारी चिंतन करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, आप कह दीजिए नई दिल्ली, तो ये बद्ध अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसका एक ही उत्तर होगा और ज्यादा सोचना विचारना नहीं। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि किन्हीं दो संख्याओं, ऐसी कौन सी दो संख्या लें, या हम 48 है, फॉर एग्जाम्पल हम 48 हैं, हम किन्हीं दो संख्या का जोड़ करें, गुणा करें, भाग करें, या हम 48 कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं, इसको हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। जब कई तरीके हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न। और यहाँ पे देखिए लिखा है ना, उन्मुक्त यानी मुक्त। मुक्त का मतलब है कि आप एक ही क्वेश्चन को कई तरह से हल कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, और यहाँ पे हम अभिसारी लगाते हैं। बद्ध अंत वाला अभिसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी, ठीक है, भूलिएगा नहीं।
बद्ध अंत वाला अभिसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। रटे रटाए वाले प्रश्न होंगे कि जिसको आप रट कर उत्तर देंगे वो अभिसारी, वो बद्ध अंत वाला है। लेकिन अगर आप अपने सोच कर, विचार करके और नए नए विचार लाकर अनेक तरीके से सोच करके उत्तर देते हैं तो वो मुक्त अंत वाला अपसारी होता है। ठीक है जी, एक क्वेश्चंस के अनेक आंसर। तो आप क्या करेंगे, उनको उन्मुक्त वातावरण देंगे, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन का मतलब है आप उनको ओपन एनवायरनमेंट देंगे जिसमें बच्चों को सोचने की छूट होगी, बच्चों को समझने की छूट होगी, अवसर होगा, कई तरीके से सोच सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है what will you do if there is a shortage of teaching aid in the school। मान लीजिए, बिल्कुल है, सरकारी स्कूल में होता है भाई, आप पढ़ाने जा रहे हो, आपको बहुत सारी सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरत है, लेकिन वहां पे अवेलेबल नहीं। तब आप क्या करोगे, अगर शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है तो आप नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को? नहीं, शिक्षण सहायक सामग्री नहीं तो आप पढ़ाएंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे बताइएगा? बिना सहायक सामग्री के शिक्षक करेंगे, वही नीरेस्ट क्लास हो जाएगी। इन सब की परवाह नहीं करेंगे, नहीं है शिक्षक सामग्री, छोड़ो रहने दो, किताब से पढ़ा देंगे, ऐसा आप सोचेंगे। या स्वनिर्मित सहायक सामग्री यूज करेंगे, आप अपने द्वारा बनाए गए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को सिखाएंगे, या उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे क्यों शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। देखिए, शिकायत करना सब सेकेंडरी है, प्राइमरी आपको सिखाना है। तो आप शिक्षक है, शिक्षक कुछ भी कर सकता है, जानते हैं वॉटसन का कथन तो आपको पता ही है। तो आप खुद से निर्मित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए टीएलएम का काम क्या है, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री क्या करती है, आपके सिखाने को या सीखने को और प्रभावी बनाती है। अगर आप बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखा रहे हो, बी फॉर बॉल सिखा रहे हो, लेकिन अगर आप एप्पल का चित्र, बॉल का चित्र दिखा दिए, कितने इफेक्टिव क्लास हो जाएगी, बच्चे का डायरेक्ट दिमाग में छपेगा, जो ज्ञान होगा, जो सीखना होगा वो स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि आप शिक्षण सहायक सामग्री यूज करेंगे, लेकिन स्वनिर्मित। बातें क्लियर हो गई? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा, बताइएगा। आप टीचर हैं, टीचर को क्या पसंद आएगा भाई? हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड चीजें हमें पसंद आएंगी। ठीक है, अगर एक टीचर है, अगर आप एक शिक्षक हैं और आपको कोई ऐसा टॉपिक दे दें जो जिससे आपका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो आप क्या उसको अचीव करेंगे? नहीं। मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग पसंद करेंगे, या गीता पसंद करेंगे, या सामान्य ज्ञान पसंद करेंगे, या शिक्षण की विधियां? अरे भाई, टीचर हैं, शिक्षक है, शिक्षक को क्या पसंद होता है? देखिए, आपको बता दें, शिक्षक के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप टीचर हैं, अगर आपका पढ़ाया बच्चे समझ रहे हैं, वो सुकून सबसे अलग है। जैसे हम आपको बताते हैं, आपको समझ में आ जाता है, वो जो सुकून हमें मिलता है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं, वो आपसे बेहतर भी कोई नहीं समझ सकता। आप बच्चों को पढ़ाइए और उनको समझ में आ जाए, तो ये एक टीचर के लिए सबसे अनदर लेवल की फीलिंग है, इससे अच्छी कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती। यही प्राइमरी फीलिंग है, ध्यान रखिएगा, और यही प्राइमरी फीलिंग आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है, तो एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? टीचिंग मेथड का, या मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, कि कैसे बच्चों को पढ़ाना। शिक्षण विधियां क्या है, यानी सिखाने की विधियां, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, और कह सकते हैं करके सीखने की विधि, प्रोजेक्ट विधि, अलग अलग विधियां। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, ठीक है, सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, या उनको धन देकर? बताइएगा। ये अच्छा ऑप्शन है, क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, लेकिन बताइए भाई, 21 पूर्णिमा जी 21 का बी बता रही है, टीचर के लिए सी ऑप्शन। मतलब आप बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है छात्र में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, मतलब हम बच्चों को सिखाएंगे कि दूसरा का हित कैसे करे भाई। सब लोग 21 का सी क्यों? आप बच्चों को आप बच्चों को शिक्षा सर्वांगीण विकास किया जा सकता है छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर। हम बच्चों को ये भी सिखाएंगे कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, मानवीय मूल्य भी सिखाना है।
हम बच्चों को सिर्फ स्वयं हित का ज्ञान देकर, ये कहाँ से आप लोगों को पॉजिटिव लग रहा है भाई? देखिए, उनको धन देकर नहीं होगा, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, सिर्फ स्वयं के हित और दूसरों के हित नहीं करना है, मतलब दूसरों का हम अहित कर दे, कभी नहीं, नेवर एवर। सामाजिक दायित्व का बोध कराकर नहीं भाई, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। आप बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो उनको अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, उनको अच्छी शिक्षा देकर, अच्छी शिक्षा रहेगी तो खुद का हित तो करेंगे करेंगे, प्लस दूसरों का भी हित करेंगे। बी ऑप्शन, सामाजिक दायित्व का बोध कराकर, मतलब कौन से सामाजिक दायित्व नहीं। देखिए, आप टीचर के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन किया गया कि छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है, समग्र विकास कैसे किया जा सकता है, उनको अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। अच्छी शिक्षण सुविधा मतलब बाय प्रोवाइडिंग अ गुड एजुकेशन फैसिलिटीज। इससे आप बच्चे का सामाजिक विकास कर सकते हैं, बच्चे का संज्ञान विकास कर सकते हैं, बच्चे का क्रियात्मक विकास कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए होगा। हाँ, ये सब देखिए, जैसे अगर ऑप्शन बी है गलत नहीं है कि सामाजिक दायित्व को बोध, तो सर्वांगीण विकास में केवल सामाजिक दायित्व थोड़ी आता है, सर्वांगीण विकास में तो सब कुछ आता है ना। तो इस वजह से बी नहीं, ए ऑप्शन होगा। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आया। और सब लोग सी ऑप्शन बताने लगे थे। स्वयं के हित का ज्ञान देकर आपको बच्चों को सिखाना है, अपना हित तो करना ही है, करना है, साथ में दूसरों का भी हित करना है, भूल मत जाइए आप लोग, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आइए, हाउ इट इज पॉसिबल टू इम्प्रूव एजुकेशन। चलिए आइए बताइए, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है, बताइएगा। प्रशासनिक सुधार द्वारा, यानी जो हमारे कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उनको हम सुधारें, या परीक्षा पद्धति में सुधार कर दे, या शिक्षा पर अधिक धन खर्च कर दे, या श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति कर दे। सिंपल सा तरीका है, एकदम सरल तरीका। 22 का रीनू जी ने डी बताया हुआ है, ओके, और दूसरी रीनू जी बी बता रही है, पल्लवी जी डी, बी, ओके। चलिए, जैसे मुझे ये बताइए, आप लोग सुनिए ध्यान से, परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा कौन लेता है? शिक्षक ही लेंगे। परीक्षा बच्चों का परीक्षा हम क्यों लेते हैं? मूल्यांकन करने के लिए। और मूल्यांकन क्यों करते हैं? बच्चों को सिखाने के लिए, उनके सुधार करने के लिए। टीचर ही करेंगे। अब जब टीचर ही अच्छे नहीं है, आप प्रशासनिक सुधार करवा दीजिए, आप परीक्षा पद्धति में सुधार करा दीजिए, शिक्षा पे अधिक धन खर्च भी कर दीजिए, लेकिन श्रेष्ठ शिक्षक ही न हो, सब कहानी खत्म। सब कुछ टीचर से ही है, टीचर ही गड़बड़ तो सब गड़बड़। नींव ही टीचर है। अरे भाई, बच्चों को बच्चे तो एक कोरा कागज है भाई, ठीक है। एक कह सकते हैं बच्चे एक ऐसी मिट्टी है जिसको आप आकार दे सकते हैं, वो टीचर ही दे सकता है। तो अगर आप परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करेंगे तो इससे परीक्षा में सुधार होगा ना। हाँ, परीक्षा पद्धति में आप परिवर्तन कर सकते हैं, परीक्षा बच्चों के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन ये सब पॉसिबल तब होगा जब आपके पास क्या होंगे? श्रेष्ठ शिक्षक होंगे, जब आपके पास बेस्ट टीचर होगा। एक बेस्ट टीचर सब कुछ कर सकता है, ठीक है, जानते रहिएगा। एक अच्छा शिक्षक सब कुछ कर सकता है। अगर एक श्रेष्ठ टीचर आपके पास शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, वो भी कर सकता है। परीक्षा के लिए बहुत सारे आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो भी कर सकता है। बच्चों का आकलन भी ले सकता है, सारी सुविधाएं वहां पे कह सकते हैं कर सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। इसीलिए तो टेट कराए जाते हैं, इसीलिए तो शिक्षक भर्ती कराया जाता है, इसीलिए व्यापम द्वारा कूट वाले प्रश्न कराए जा रहे हैं, ताकि उनको ऐसे टीचर मिले जो श्रेष्ठ हो। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्यों आपका कह सकते व्यापम द्वारा फॉर्मेट चेंज किया, क्यों अब कूट वाले प्रश्न कराए जा रहे हैं, क्यों डीप में क्वेश्चन करा रहे हैं? क्योंकि व्यापम भी चाहते हैं कि उनको श्रेष्ठ टीचर मिले। जब श्रेष्ठ टीचर मिल जाएगा, प्रशासनिक सुधार, परीक्षा पद्धति, ये सब तो सेकेंडरी हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न, अ सक्सेसफुल टीचर इज वन हु, बताइए सफल शिक्षक कौन है? जो अच्छे अंक देता है, ओके, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन करता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। मतलब हमेशा सोचता रहता, जैसे आप लोग हमसे जुड़े हैं तो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आपको कितना अच्छा हम कंटेंट प्रोवाइड कर दे, कितना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर दे, कितना सरल से सरल हम आपको एग्जाम्पल दे दें जिससे आपको समझ में आ जाए, कैसे ट्रिक से कोई चीज बता दें। सारी सुविधा के बारे में हम सोचते रहते हैं आप लोगों के बारे में। तो क्या करते हैं,
छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है कि क्या सही होगा आपके लिए, क्या गलत होगा, इन सब का आप डिसीजन ले सकते हैं और आप सारी प्रक्रियाएं को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों के मन की भी बातें निकल रही है और साथ में मेरे मन की भी बात निकल रही, कितनी कितनी अच्छी बात है ना। ऐसे प्रश्न आपको देखने को, एक आध दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आरक्षण देकर कम अंक वाले लेते हैं जॉब में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक्चुअली देखिए आरक्षण की बात करेंगे तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, पहले लोग पढ़ते नहीं थे तो इसलिए आरक्षण दे के चाहते थे कि उन लोगों को भी नौकरी मिले। अब लोग पढ़ने लगे हैं तो अब आरक्षण तो जाहिर सी बात है वहां पे दिक्कत करेगा ही। शिक्षण मुख्य रूप से किया जाना चाहिए, शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना, किसके द्वारा? कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। ये पता है, ये टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अदर स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, टेट में पूछ चुका है। अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, अप्रशिक्षित, अनुभवी शिक्षक द्वारा, युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा। अनुभवी भी सही है लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका जिसमें अनुभवी भी इंक्लूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बेहतर, क्या बात है। आस्था जी बढ़िया कर रही है, सैल जी, आयांश जी बहुत बढ़िया। तो कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? सफल नेतृत्व होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये नेतृत्व, देखिए नेतृत्व के रूप में ना, देखिए नेतृत्व के आधार पर शिक्षक तीन है। ठीक है, तीन, कौन कौन से? एक है डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक को हम क्या कहते हैं? इसको जनतांत्रिक, जनतांत्रिक और क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक। ठीक है, जो सभी को समान रूप से देखते हैं, सभी को समान अवसर देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्या? निरंकुशवादी, जिनको हम तानाशाही भी बोलते हैं। ठीक है, तानाशाही या निरंकुशवादी। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? निरंकुशवादी। ठीक है, ये क्या कहते हैं? ये राजा की तरह काम करते हैं। यहाँ पे शिक्षक राजा बना रहता है कि जैसे राजा क्या है अपनी प्रजा को आदेश देते हैं, तो राजा की तरह मतलब शिक्षक क्या है, तानाशाही के रूप में कार्य करते हैं। मतलब उनको जो सही लगता है वो पढ़ाएंगे, वो अपने अनुसार बच्चों को रखेंगे। और तीसरा होता है अहस्तक्षेपी, तीसरा क्या होता है? अहस्तक्षेपी, बच्चे जो जो मर्जी वो करे, टीचर से कोई लेना देना नहीं होता। तो सफल नेतृत्व कौन होगा? प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, देखिए यहाँ पे, और समूह आधारित या तानाशाही। तो राजतांत्रिक भी नहीं करेंगे आप लोग, समूह आधारित या तानाशाही या प्रजातांत्रिक, क्या आंसर लेंगे यहाँ पे? तो हमने चारों कट कर दिए। पहले आप लोग बताइए क्या करेंगे? 25 का, 25 का प्रजातांत्रिक, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन जानवी जी, ए भुवनेश्वर जी, ये बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। ठीक है, करेक्ट है। देखिए प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक। ठीक है, अगर इन दोनों में देखा जाए तो आपको लेके चल रहा है क्या? डेमोक्रेटिक, इंग्लिश यही है। प्रजातांत्रिक, जनतांत्रिक, जनतांत्रिक भी रहता ना, तो देखिए यहाँ पे राजतांत्रिक है, मतलब एक तरीके से राजा का वर्चस्व, राजा का वर्चस्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमको क्या लेना है? हमको सबको साथ, डेमोक्रेटिक यानी सभी को समान अवसर, समान रूप से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाइल यूजिंग आईसीटी इन क्लासरूम। ठीक है, आईसीटी मतलब समझ रहे हैं ना? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सूचना आईसीटी का ये क्या है? आप लोग आईसीटी का ही तो यूज कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा शिक्षा में अगर आप आईसीटी प्रयुक्त करते हैं, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज करते हैं, इन देखिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको सूचना भी देती है और संचार भी करती है, दोनों बातें। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर आप आईसीटी का यूज करेंगे, तब टीचर क्यों, किस काम के? अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। या अध्यापिका की भूमिका समन्वयक, समन्वयक समझते हैं ना, कोऑर्डिनेटर। ठीक है, मतलब कि कैसे करना है, एक मार्गदर्शक के रूप में आप समन्वयक मतलब सुविधा दाता भी कर सकते हो। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा? सुविधा दाता के रूप में।
या अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। केंद्रीय मतलब समझ रहे हैं ना, तब मेन अध्यापक हो जाएंगे। क्या करेंगे? जी शिवांकी जी बहुत बड़ी, यंसु यादव जी करेक्ट है, रीनू जी। मैम तानाशाही को निरंकुशवादी निगेटिव वर्ड, हाँ दोनों। अरे तानाशाही मतलब क्या? मैं अपना हुक्म चलाऊंगा, ठीक है। जब प्रोटेस्ट वगैरह होता है ना, कहते हैं तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है। ओके, चलिए ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर कि अध्यापिका की भूमिका, सॉरी अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। देखिए जब आप आईसीटी का यूज करते हैं कक्षा में, तो देखिए आईसीटी क्या, डिजिटल का जमाना है, समय बदल रहा है धीरे धीरे। अब और भी चीजें इजी हो जा रही है, जो चीजें बच्चे नहीं देख रहे थे, नहीं जानते थे, अब वो टीवी कंप्यूटर के माध्यम से देख ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं अगर आईसीटी का यूज करे तो टीचर का कोई काम ही नहीं रहेगा। टीचर रहेंगे, टीचर ही तो मदद करेंगे उसमें। तो टीचर एक कोऑर्डिनेटर या एक फैसिलिटेटर, एक समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? बहुत बढ़िया, ह्यूमन मीन्स यानी मानवीय साधनों पर, मतलब जो सभी के लिए है, या वन साधनों पर, या खनिज पदार्थ साधनों पर, या भौतिक। मानवीय साधन मतलब क्या? ऐसे साधन जो मानव के लिए हो, मानव उपयोगी हो। आंसर करिएगा, बताइएगा। 27 का ए, पूनम जी, उमा जी बहुत बढ़िया, बताते चलिए। सब लोग आंसर नहीं करते, या आंसर कर रहे हैं तो स्पीड में आप लोग बता रहे हैं, जिसके कारण क्या है, क्रैश कर जा रहे हैं आप लोगों के ऑप्शन। जी श्रेया जी, सभी जी, सबका आंसर करेक्ट है। मानवीय साधनों पर एक राष्ट्र का विकास, देखिए राष्ट्र का विकास मानव के हाथ में है, और राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करेगा? मानवीय साधनों पर। ऐसे साधन हम कह सकते हैं जो मानव उपयोगी हो, ठीक है जी। अगले प्रश्न क्या है? ये देखिए आज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आज का, ठीक है। सपोज वन एक्सेप्शनल स्टूडेंट sitting in your class, okay, give quick answer to all your questions. What will you do in relation to your students? मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित यानी तुरंत उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे, मतलब वो धैर्य न खोए। समझ रहे ना, कह रहे ना उसे अधीर न होने के लिए समझाएं। अधीर मतलब समझते हैं ना, एंड एक्सप्लेन टू बी हिम नॉट इम्पेशेंट, मतलब धैर्य न खोए, अधीर न होने के लिए यानी धैर्य न खोए, धैर्य बनाए रखें, ऐसा भी समझ सकते हैं। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। टीचर अपनी जिम्मेदारी से कभी मुक्त हुए हैं? कभी नहीं। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे जल्दी जल्दी धैर्य खोकर जवाब दे सकते हैं, बच्चे हैं भाई। आप विद्यार्थियों से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे ये एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षक है। अच्छा, कोई बच्चा ज्यादा एडवांस तेज बनेगा तो आप उसे कठिन प्रश्न पूछ के बैठा देंगे, ठीक है। नहीं, जब अगर आपके क्लास में कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, आपके सभी प्रश्नों का तुरंत तुरंत उत्तर देता है, तो आप उससे उसके अनुसार क्वेश्चन पूछेंगे। बोल रहे ना कि आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे। अब कठिन प्रश्न पूछ लिए तो बच्चा तो धैर्य खो देगा तुरंत, लेकिन साथ में आप उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे, मतलब वो धैर्य बनाए रखे, अपना धैर्य न खोए, ये भी समझाएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब कितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया जरा देखो। हाँ बिल्कुल, गायत्री जी, भुवनेश्वर जी, घनश्याम जी बहुत बढ़िया, अविका जी, यंसु जी, गुंजन जी, सभी लोगों ने दिया, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है जी। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देखिएगा। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप एग्जाम देके आपका परिणाम जो है अच्छा नहीं है, तब आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, स्वयं को दोषी समझेंगे, परवाह नहीं करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे। आज के जितने प्रश्न हैं सब में निदान बहुत पूछा, निदान से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन अगर आप देखिए, ठीक है। तो ये आपके प्री बीएड, ठीक है, प्री बीएड और साथ ही में आपके प्री डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन
इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? कारण जानेंगे, ठीक है। नो द रीजन, और फिर हम उस कारण को सही करेंगे। विल ट्राई टू नो द रीजन, मतलब अगर परीक्षा पर देखिए, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपसे नहीं बन रहा है, आप कारण जानिए। अगर आप पहले कभी कोई पेपर दिया, वहां पे आपसे गलती हुई, आप अगर ये आप नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है कि आपका किस सब्जेक्ट में आपका कमजोर है, कहाँ आपको नहीं समझ रहा है, कहाँ आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी है करना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, यानी इररिलेवेंट कोर्स, गरीबी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, मतलब रोजगार पाना चाहते हैं इसलिए गांव छोड़ के चले जाते हैं बच्चे बाहर कमाने, ऐसा कुछ। शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध, क्या लगता है क्या होगा? चलिए, क्रिकेट तो बाद में हो जाएगा शुभम जी, ठीक है। पहले अपने लाइफ का क्रिकेट तो देख लें। कुछ लोग डी बता रहे हैं आप पे, श्रेया जी बी, साधना जी बी। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण, देखिए ऐसा नहीं कि ये कारण नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि सर्वाधिक दर का कारण मेन क्या है? देखिए आप पाठ्यक्रम, देखिए पाठ्यक्रम तो सबके लिए समान है, पाठ्यक्रम बच्चों के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, मनोविज्ञान को ध्यान में रख के, तो ये तो कभी नहीं होगा। त्वरित रोजगार की उत्सुकता, मतलब बच्चे रोजगार पाना चाहते हैं इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ। या शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक समय, ये तो कतई, देखिए ए और डी तो कतई नहीं हो सकता। तो इसमें जो मेन रीजन है ना, वो है क्या? दैट इज पावर्टी, यानी गरीबी। क्या है? गरीबी, ठीक है। ये है गरीबी। तो आपके आज हमने 30 क्वेश्चन कराए। देखिए आपको बता दें, अगर आप या आपके साथी, संबंधी, भाई बहन, ठीक है, संबंधी, रिश्तेदार, अगर वो प्री बीएड प्री डीएलएड 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, जिसका आपको एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है, और जानते रहिएगा 22 मई को एग्जाम है, ठीक है। 22 मई को बीएड हुआ है या आप डीएलएड कर रहे हैं, तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, लाइव क्लास चल रहा है डेली, ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और जिसमें आपको सभी क्लास आपको लाइव मिलेगी। अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पाएंगे तो वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उसका पीडीएफ, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। मतलब कि ये जो क्लास है ये सिर्फ स्पेशल प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए। अगर आप ज्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं, पूरे कह सकते हैं कंटेंट को क्लियर करते हुए वर्तमान पैटर्न के आधार पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्री डीएलएड, तो आपको श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट से अच्छा कहीं ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जहां आपको सारी चीजें समझाई जाए। तो अगर आप प्री डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 9170066499 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या 8787045655 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई। फिर भी कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल घनश्याम जी 500% है, 500%, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए फिलहाल सभी को धन्यवाद। जय श्री श्याम। आप लोग अपना ध्यान रखें। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए।